जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ देख रहे हैं इन्फ्लेशन टॉपिक। इन्फ्लेशन के दौरान इन्फ्लेशन किस वजह से होता है उसको हमने देखा, तथा इन्फ्लेशन की उस वजह को कंट्रोल कैसे किया जाता है उसे भी हमने देखा। साथ ही साथ इन्फ्लेशन क्यों होता है उसे भी देखा हमने। इन्फ्लेशन के मुख्य कारण क्या है उसे देखने के बाद जो हम देख रहे थे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसके तहत हमने 3 पॉलिसी देखा था, जिसमें पहला था फिस्कल पॉलिसी, दूसरा था मॉनेटरी पॉलिसी और तीसरा था ओपन मार्केट पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जब हम देख रहे थे तो हमने देखा कि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करती है, जिसमें वो टैक्सेस को फिक्स करती है कि किस वस्तु पर कितना टैक्स होना चाहिए, और उस माध्यम से वह मार्केट के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी और ओपन मार्केट पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी और ओपन मार्केट पॉलिसी को हैंडल कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आपके लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, आप मुझे ये बात कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ की रेट्स हैं जिसकी सहायता से आरबीआई इन्फ्लेशन को मार्केट में कंट्रोल करने का काम करता है। वो की रेट्स क्या है, तो जैसे रेपो रेट आपने देखा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि रेपो रेट निम्न में से कौन सा रेपो रेट का उदाहरण है, या फिर रेपो रेट किसे कहते हैं। ठीक, तो ध्यान देंगे आप कि रेपो रेट एक अल्प अवधि का ऋण होता है, यानी एक अल्प अवधि के लिए कर्ज मिलता है, किसको और किससे, तो आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को, क्योंकि हम सभी को पता है कि डायरेक्ट आरबीआई जनता को यानी पब्लिक को पैसे नहीं देती है, उसके लिए एक मीडियम होता है और वह मीडियम है कॉमर्शियल बैंक। ठीक, तो इस रेट के तहत आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंक का इंग्लिश हुआ कॉमर्शियल बैंक। ठीक, कॉमर्शियल बैंक, और इन कॉमर्शियल बैंक को जो ऋण दिया जाता है वही क्या कहलाएगा, रेपो रेट। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि यहां से क्वेश्चन बनता है, रेपो रेट की अवधि होती है तो यह कम अवधि, यहां पे लिखा हुआ अल्प का मतलब कम होता है, यह एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए दिया जाने वाला ऋण है, और वो टाइम इंटरवल होता है 90 दिन का। यानी कि आरबीआई अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को रेपो रेट पर अगर ऋण देता है अर्थात कर्ज देता है, तो वो 90 दिन के अंदर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई को लौटाना होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है कि जिस दर पर आरबीआई बैंक, ठीक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक से कर्ज लेता है। ध्यान देंगे यहां पर कि यहां पर था आरबीआई दे रहा था किसको, कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो रेपो रेट हुआ, रिवर्स लगा तो काम उल्टा होगा। यहां पर क्या हो रहा है कि आरबीआई, यही लिख देता हूं मैं इसके सामने, कि आरबीआई कर्ज ले रहा है किससे, सीबी का मतलब कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक से जब वो कर्ज लेगा तो क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो रेट। अगर कमर्शियल बैंक को वो कर्ज देगा तो क्या कहलाएगा, रेपो रेट। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे, अगला बैंक रेट क्या होता है। ठीक, तो ध्यान देंगे कि इसके तहत आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी कॉमर्शियल बैंक को 365 दिन या उससे अधिक समय के लिए जब कर्ज देगा तो वो कहलाएगा बैंक रेट। यानी कि इन दोनों में देखिए लगभग समानता है, किसमें, रेपो रेट और बैंक रेट में। क्या कि दोनों ही स्थिति में आरबीआई के द्वारा पैसा दिया जाता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा, 90 दिन की अवधि रेपो रेट कहलाएगी, और 365 दिन या उससे लंबे टाइम का जो ऋण होगा वो क्या कहलाएगा, बैंक रेट। तो यह जो है वो अल्प अवधि वाला रेट है, और यह जो है लॉन्ग टाइम पीरियड का रेट है। यही दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम सीआरआर की तरफ। तो सबसे पहले सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होगा, कैश रिवर्स रेट। क्या होगा, कैश रिवर्स रेट। इसमें क्या होगा, ध्यान देंगे आप कि जो कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, इसमें कॉमर्शियल बैंक अपने डेली के टोटल ट्रांजैक्शन का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई में जमा रखता है।
क्या हुआ कि जो कमर्शियल बैंक हैं उनके पास जो भी आय व्यय हुआ प्रतिदिन का, इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे कि प्रतिदिन का जो आय व्यय होगा, ठीक, उसके बाद जो उस कमर्शियल बैंक के पास पैसा आया, ठीक, उसका एक फिक्स अमाउंट, एक निश्चित हिस्सा वो आरबीआई को देगा। किसके तौर पे? डिपॉजिट के तौर पे। और वही चीज क्या कहलाएगा? सीआरआर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीआरआर कहलाएगा। अब देखिए अगला बढ़ते हैं हम एसएलआर की तरफ, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, सॉरी रेशियो। इसमें क्या होगा कि इसमें कमर्शियल बैंक के डेली ट्रांजैक्शन का एक निश्चित भाग आरबीआई तय करके कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट के तौर पर रखने के लिए देगा, और यही हिस्सा क्या होगा? एसएलआर। अब मैं आपको एसएलआर और सीआरआर दोनों के बीच डिफरेंस समझाने का प्रयास करता हूं। सीआरआर में क्या होगा कि कमर्शियल बैंक अपने टोटल ट्रांजैक्शन, यानी जो प्रतिदिन उसका टोटल ट्रांजैक्शन होगा, ठीक, जो उसका प्रतिदिन का टोटल ट्रांजैक्शन होगा वो स्वतः अपना एक निश्चित हिस्सा आरबीआई में ले जाकर करके जमा कर देगा डिपॉजिट के तौर पर। यह मेरा डिपॉजिट आपके पास जमा है। जबकि एसएलआर में क्या होगा कि कमर्शियल बैंक के जो टोटल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, प्रतिदिन का, उसका एक निश्चित हिस्सा यहां पर आरबीआई क्या करेगा? फिक्स करेगा कि ये एक निश्चित हिस्सा है, और वह किसको दे देगा? कमर्शियल बैंक को। किसके तौर पर? डिपॉजिट के तौर पे। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, फिर से हम लिख देते हैं, यहां पर कमर्शियल बैंक किसको दे रहा है? आरबीआई को, ठीक। यहां क्या होगा एसएलआर में कि आरबीआई किसको दे रहा है? कमर्शियल बैंक को। तो इन सब चीजों को, ये जो की रेट्स, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स कहें, नोटेड पॉइंट कहें, ये जो पॉइंट हैं इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब आगे यहां पे देखते हैं अगला कि मॉनेटरी पॉलिसी और क्या काम करता है, या फिर मैंने पिछले रोज आपको एक डेफिनेशन बताया था मॉनेटरी पॉलिसी का, वो शायद आपको याद होगा। तो मैं आपके साथ उस चीज को रिपीट करता हूं फिर से कि मॉनेटरी पॉलिसी वास्तव में है क्या। तो मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट में जब इन्फ्लेशन आने लगता है, क्या होता है? मार्केट में जब इन्फ्लेशन हावी होने लगता है तो उस स्थिति में मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई कमर्शियल बैंक के माध्यम से, ध्यान देंगे मेरी बात को, कि मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई कमर्शियल बैंक के माध्यम से या तो मार्केट में पैसे बढ़ा देता है या फिर मार्केट से पैसे अपने पास ले लेता है। क्योंकि जब मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो भी इन्फ्लेशन आएगा, ठीक, और मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी इन्फ्लेशन आएगा। तो मार्केट के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कमर्शियल बैंक के माध्यम से मार्केट में कभी पैसे का फ्लो बढ़ाएगा और कभी पैसे का फ्लो कम करेगा। यही क्या कहलाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर यही है मॉनेटरी पॉलिसी का कार्य। किसके तहत वो फ्लो बढ़ेगा और कम होगा? तो यही उसके की रेट्स हैं। इसी के आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ाएगा या फिर फ्लो ऑफ मनी को कम करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप समझ चुके होंगे। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से सीआरआर और एसएलआर से और भी बनाए जा सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि सीआरआर और एसएलआर के पैसों को बैंक के द्वारा किस तरह से रखा जाता है या फिर किस तौर पर रखा जा सकता है। तो जो सीआरआर या फिर एसएलआर का पैसा है, ठीक, इसको हम बैंक में अर्थात आरबीआई में या फिर जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है वहां पे किस माध्यम से रखा जाता है। तो हमने पिछले रोज एक वर्ड चर्चा में लाया था बॉन्ड का, सिक्योरिटीज बॉन्ड, ठीक। तो यहां क्या होता है कि यहां पे क्या कर रहा है, आरबीआई पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक को, ठीक है। किसको दे रहा है? आरबीआई दे रहा है पैसा कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक को जब ये पैसा दे रहा है तो इसका ये बॉन्ड खरीद रहा होगा, ठीक। यहां पे क्या होता है एसएलआर में कि यहां पे क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक पैसा दे रहा है आरबीआई को,
क्या कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक पैसा दे रहा है आरबीआई को। तो आरबीआई का बॉन्ड कौन खरीद रहा है, कॉमर्शियल बैंक। कब, जब एसएलआर हो रहा है। और सीआरआर में क्या हो रहा है कि आरबीआई बॉन्ड खरीद रहा है कब, जब सीआरआर हो रहा है। ठीक है, तो चूंकि हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले में उसे कुछ लेंगे। तो यहाँ पे आरबीआई पैसा दे रही है कॉमर्शियल बैंक को, तो उसके बदले में कुछ लेगी। तो क्या लेगी, बॉन्ड। ठीक, यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक दे रहा है आरबीआई को पैसा, तो उसके बदले में कुछ लेगा। तो क्या लेगा, उतने का बॉन्ड। ठीक है, तो सीआरआर और एसएलआर के तहत इन दोनों का कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए बॉन्ड का माध्यम बनाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक, यही बात हमने नीचे लिखा भी है कि इन्फ्लेशन के दौरान बैंक के माध्यम से फ्लो ऑफ मनी को, मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगर आप चाहें तो नोट करके लिख भी सकते हैं कि सीआरआर और एसएलआर के पैसों को बैंक के द्वारा गोल्ड या फिर करेंसी या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पर रखा भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड के तौर पे रखें तो गोल्ड को रखा जा सकता है, गोल्ड एक माध्यम है, या फिर उस पैसे को करेंसी के माध्यम से भी रखा जा सकता है एक दूसरे के पास, या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड हैं उनके माध्यम से भी एक दूसरे का पैसा एक दूसरे के पास रखा जा सकता है। ठीक है, और यही जब मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो आरबीआई पैसा कॉमर्शियल बैंक को देगा, और जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से आरबीआई पैसा अपने पास ले लेता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या है। कभी कभी यह भी प्रश्न आया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब है सरकारी बॉन्ड के तौर पर जो राशि पत्र होता है वही क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे ओपन मार्केट पॉलिसी के तरफ। इससे पहले हम देख रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी और अभी देख रहे हैं ओपन मार्केट पॉलिसी। इसको हिंदी में हम खुली बाजार नीति भी कहते हैं या खुले बाजार की नीति। ठीक, यह खुली मॉनेटरी। अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी और ओपन मार्केट पॉलिसी में आप क्या डिफरेंस देखेंगे वो मैं यहाँ पे आपको कंक्लूड करके दिखाऊंगा। इससे पहले ओपन मार्केट पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है ये देखते हैं। ध्यान देंगे, यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें लोगों के पैसे को आरबीआई कमर्शियल बैंक के माध्यम से अपने तक पहुंचाता है। अर्थात देखिए, ग्राफ बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। होता क्या है कि ये रहा आपका आरबीआई, ये रहा कॉमर्शियल बैंक और ये रहे आम जनता यानी कि पब्लिक। ठीक, होगा क्या कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को कहेगा कि देखो मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति चल रही है, वस्तुओं का प्राइस हाइक कर रहा है, अर्थात लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, तभी तो परचेजिंग पावर बढ़ गया, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। ठीक है, ऐसा करो कि कुछ भी करके उनके पैसे को मेरे पास लाने का काम करो। तो कॉमर्शियल बैंक कहेगा कि अच्छा आप ही बताइए क्या किया जाए। तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को कुछ बॉन्ड ऑफर करेगा, अर्थात अपने कम मतलब अच्छे रेट के साथ कम पैसे में इसको बॉन्ड देगा और फायदा ज़्यादा दिखाएगा। तो कॉमर्शियल बैंक क्या कहेगा कि चलो जब इतना अच्छा बॉन्ड मिल रहा है, बॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे देखिए कि आप मेरे से ये कलम, ठीक, आपके पास 100 रुपये हैं, मैं आपको पता है कि इस मार्केट में इस कलम का दाम 80 रुपये है। मैं आपसे क्या कहूँगा कि ऐसा है कि अगर आप ये मेरे से कलम खरीदते हैं अभी के अभी, तो मैं ये कलम 50 रुपये में आपको बेचूंगा। ठीक है, और आपको लगेगा कि चलो ये कलम इनसे ले लेना चाहिए। साथ ही साथ एक ऑफर और भी करूंगा, यही कलम जब आप मुझे 2 साल बाद लौटाएंगे तो मैं इसको आपसे 300 में खरीद लूँगा। ठीक, तो उस स्थिति में आप सोचेंगे कि चलो कम पैसे में मिल भी रहा है,
80 का कलम 50 में मिल रहा है, और यही कलम 300 में मुझे बेचने को मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, 100 रुपये मुझे इन्वेस्ट कर देंगे और मेरे से ये दोनों कलम ले लेंगे। आपकी परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो गई, खत्म। यानी आप अब मार्केट में खरीदने के लायक कुछ रहे नहीं, क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं। तो अब मार्केट में वस्तु कम रहे या ज़्यादा रहे, उससे आप कुछ भी मिसबैलेंस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास आपकी परचेजिंग कैपेसिटी समाप्त है। यही काम आरबीआई करता है बॉन्ड के माध्यम से। वो लुभावने बॉन्ड दे करके अच्छे इंटरेस्ट पर, ठीक, अच्छे प्रॉफिट के साथ कुछ बॉन्ड्स जारी करता है। कमर्शियल बैंक क्या करती है, वो बॉन्ड खरीद लेती है, ठीक, कि कुछ दिन बाद मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसके पास पैसा अब रहा नहीं, कहाँ गया, आरबीआई के पास, ठीक। अब कमर्शियल बैंक उस बॉन्ड को लेके करेगा क्या, तो वो जनता को ऑफर किया, जो आपके कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीपति हैं, ठीक, या जो उस बॉन्ड को खरीदने लायक हैं। जिसके पास पैसा वो खरीदने लायक होगा। अब वहाँ क्या होता है कि ये उसी तरह वही बॉन्ड इन लोगों को अपने हिसाब से, जैसे आरबीआई ने इसको दिया, ये लोग इनको ऑफर करते हैं। इनको भी लगा कि अरे चलो 3 साल में मुझे 6 टाइम 7 टाइम प्रॉफिट मिलेगा, तो चलो अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। फिर ये पेन कॉमर्शियल बैंक का बेच दिया किसको, पब्लिक को, और पब्लिक से पैसा ले लिया खुद के पास। इस प्रक्रिया में आपने देखा कि ये जो पब्लिक है या मार्केट कहें इसको, ठीक, मार्केट का पैसा आ गया कमर्शियल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक से वो पैसा कहाँ आ गया, आरबीआई के पास आ गया, ठीक। इस तरह से जो पब्लिक है अब उसके पास पैसा रहा नहीं। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब हमारे पास पैसा है ही नहीं, तो मार्केट में वस्तु कम हो या ज़्यादा हो, हम उसको प्रभावित नहीं कर सकते, ठीक। और इस तरीके से क्या होगा कि जब खरीदार कम हो जाएंगे मार्केट में, तो क्या होगा कि वस्तु की अवेलेबिलिटी उतनी रहे तो भी, या फिर उससे कम रहे तो भी, क्योंकि खरीदार है ही नहीं तो उसका प्राइस हाइक नहीं करेगा, ठीक। इसी के साथ साथ एक काम और भी करती है गवर्नमेंट, या क्या करती है कि मार्केट में वस्तु की जो अवेलेबिलिटी है वो प्रोडक्शन के माध्यम से बढ़ा देगी। अर्थात मार्केट में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा दिया जाएगा ताकि मार्केट में वस्तु और ज़्यादा हो जाए। तो एक तरफ से आपका मैंने पैसा ले लिया, अर्थात आरबीआई ने आपसे पैसा ले लिया, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी को कम कर दी गई। दूसरी तरफ से मार्केट में वस्तु की संख्या बढ़ा दी गई प्रोडक्शन करके। तो दोनों स्थिति में क्या होगा, खरीदार तो रहेंगे नहीं, जबकि वस्तु हो गई बहुत ज़्यादा। तो जो चीज़ें 100 रुपये बढ़ा करके की गई थी, अब वो उसका प्राइस क्या होगा, कुछ कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, तो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक। और इन्फ्लेशन के दौरान यही तो टारगेट था। क्या टारगेट था कि कैसे भी करके वस्तु का दाम कम किया जाए ताकि इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति कम हो, ठीक। तो इसी माध्यम से, अर्थात ओपन मार्केट पॉलिसी के माध्यम से पब्लिक से पैसा कमर्शियल बैंक के पास और कमर्शियल बैंक से पैसा आरबीआई के पास आता है। क्लियर है आप? अब आइए इसी चीज को मैंने लिखा है वो आपको एक बार पढ़ के मैं बता देता हूं। यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें लोगों के पैसे को आरबीआई अपने पास अन्य कमर्शियल बैंक के माध्यम से खींचता है, जैसा कि आप यहाँ ग्राफ में देख पा रहे हैं, ठीक। इसके आगे आप बढ़ेंगे। इस प्रोसेस में आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक निश्चित रेट पर बेची जाती है, जो बात मैंने अभी आपको समझाया। इस प्रक्रिया को रिवर्स रेपो रेट भी कहा जाता है। जैसे कुछ देर पहले आप रेपो रेट देख रहे थे, रिवर्स रेपो रेट देख रहे थे। तो रेपो रेट में क्या हो रहा था कि आरबीआई डायरेक्ट पैसा किसको दे रहा था, कमर्शियल बैंक को, ठीक। जबकि रिवर्स रेपो रेट में आप देखें तो क्या हो रहा था, आरबीआई पैसा ले रहा था किससे, कमर्शियल बैंक से। तो आखिर कोई पैसा आपको क्यों देगा, कोई तो कारण होगा। तो यही कारण था कि कमर्शियल बैंक को ये बॉन्ड बेच देता है, उसके बदले में पैसा ले लेता है। क्लियर है? तो यहां पे देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक निश्चित रेट पर बेची जाती है। इस प्रक्रिया को रिवर्स रेपो रेट भी कहा जाता है। साथ ही साथ एक बात और भी ध्यान देंगे, फिर इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक अपने पास तो रखेगा नहीं, क्योंकि उसको अपना काम चलाना है। तो वो क्या करेगा, कैपिटलिस्ट यानी जो पूंजीपति लोग हैं, अर्थात मार्केट में जिसके पास पैसा है, उनको ऑफर करेगा, उनको वही स्कीम ला करके दिखाएगा। वो लोग कहेंगे चलो वो भी पैसा देखे, यहां से यहां इन्वेस्ट कर दिए, ठीक। कैपिटलिस्ट को बेचकर मार्केट के पैसे को
कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से कहाँ पहुंचाती है, आरबीआई तक पहुंचाती है। ठीक, और यही पॉलिसी क्या कहलाएगी, ओपन मार्केट पॉलिसी। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ओपन मार्केट पॉलिसी में आरबीआई अपने बॉन्ड बेचती है कॉमर्शियल बैंक को, पब्लिक को, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक अपना सिक्योरिटीज बॉन्ड बेचती हैं, किसको, पब्लिक को। ठीक, और इस माध्यम से पैसा खींच करके कहाँ आता है, आरबीआई तक। मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहा ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझें, शांत दिमाग से समझें। 2-3 बार जब चीज़ें रिपीट होंगी तो बहुत इजी समझ में आएगा, क्योंकि टोटल इन्फ्लेशन एक वर्ड में सीमित है कि मार्केट में वस्तु की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हुए उसके प्राइस को कम करना ही इन्फ्लेशन है। ठीक, क्योंकि इन्फ्लेशन का आपने डेफिनेशन पढ़ा था कि ज़्यादा पैसा देते हैं कम सामान मिलता है, तो सामान ज़्यादा कम मिलेगा जब उसका दाम कम हो जाएगा, अर्थात आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। तो 5 रुपये में अगर 5 केजी चावल मिल रहा है, इसका मतलब आपका पैसा महत्वपूर्ण है, चावल का वैल्यू उतना नहीं है। ठीक, लेकिन 50 रुपये में 1 केजी चावल मिल रहा है, इसका मतलब क्या कि पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, महत्व किसका है, चावल का है। ठीक, तो यही चीज़ है इन्फ्लेशन। अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि ओपन मार्केट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो हमें उम्मीद है कि इसी चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन मार्केट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं इस चीज़ को कि ओपन मार्केट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मार्केट में पैसे का अवेलेबिलिटी बढ़ गया है। ठीक, क्योंकि जब तक अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ेगा, अर्थात मार्केट में सबके पास पैसा नहीं हो जाएगा, तब तक सब कोई थोड़ी खरीदने जा सकता है। जनसंख्या का ज़्यादा होना या कम होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता इन्फ्लेशन के लिए, इसलिए क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप खरीदने जाएंगे ना। ठीक, तो होता क्या है कि सबकी क्षमता खरीदने की वस्तु बढ़ गई होती है, सबके पास पैसा होता है। ठीक, तो उस दौरान क्या होगा कि सब कोई मार्केट में वस्तु खरीदने के लिए जाएगा, वस्तु कम रहेगा, लोग खरीदने वाले ज़्यादा रहेंगे, तो 1 का 1.5 दे करके वस्तु को अपनी तरफ लाना चाहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट में मनी की लिक्विडिटी बढ़ गई है, तो कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से मार्केट के पैसे को आरबीआई तक पहुँचाना है, ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए ओपन मार्केट पॉलिसी का ये पहला ऑब्जेक्टिव रहा, जो कि आप इसका डेफिनेशन से भी समझ पा रहे थे। तो ध्यान देंगे कि मार्केट में मनी के लिक्विडिटी को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा। पहला कि आरबीआई का प्रयास होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक लोन दे रहे हैं वो लोन लोग कम लें। अब लोग लोन कम लें, इसके लिए क्या करेगा, अपने लोन का जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा देगा। ठीक, जैसे पहले अगर 5% पे लोन जाता था, तो अब उसको बढ़ा के 10% कर देगा, 15% कर देगा, जिससे कि मार्केट में जो लोन लेने वाले लोग हैं, जो पब्लिक है, वो लोन नहीं ले। जब लोन कम लेगा, ठीक, तो उस स्थिति में क्या होगा कि मार्केट में पैसे जाने का प्रवाह जो है वो कम हो गया। ठीक, पहला काम ये करेगा। दूसरा काम क्या करेगा कि मार्केट में वस्तु का मूल्य क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट में वस्तु खरीदार की तुलना में कम है, यही वजह रहा होगा। तो क्या करेगा यहाँ पर कि मार्केट में वस्तु का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देगा। जब मार्केट में वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ गया, दूसरे तरफ से मार्केट में पैसे की कमी होने लगी, क्या होगा कि वस्तु का जो प्राइस बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा तेज़ी से, वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। उसी के साथ साथ एक काम और करेगा, जिससे कि मार्केट में पैसा जाना तो रुक गया, लेकिन मार्केट का पैसा बैंक तक आ जाए, ताकि जो लोग हैं उनके पॉकेट में अगर पैसा नहीं रहा, तो जब उनकी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन रुक जाएगा। उस दौरान होगा क्या कि जो आरबीआई है वो अपने कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने की बात करेगा। अर्थात जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बॉन्ड, तो बॉन्ड बेचने का बात करेगा। उसमें क्या होगा कि कुछ लुभावने इंटरेस्ट होंगे, जिसमें ये दिखाया जाएगा, सपोज ये कलम आज के डेट में मार्केट में 50 रुपए की है,
हम इसी को बॉन्ड बना करके लाए और हम कहें कि अगर आप ये मेरे से खरीदना चाहें तो 30 रुपए में खरीद सकते हैं। ये बात आरबीआई कहती है, ठीक। अब इस दौरान क्या होगा, एक और इसके साथ फैक्ट जोड़ देती है कि यही कलम 2 साल बाद, ठीक है, हम आपसे 300 रुपए में खरीद लेंगे। तो 30 रुपए में बेच करके 300 में खरीद लेंगे एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद। ठीक यही बात बॉन्ड के साथ होता है कि कहता है कि ये बॉन्ड आप हमसे 3% पे ले जाइए, 4 लाख का ये बॉन्ड है, 3% के हिसाब से ले जाइए, ठीक। और 3 साल बाद हम यही बॉन्ड आपसे 40 लाख में खरीद लेंगे, 20 लाख में खरीद लेंगे, मतलब एक हाई रेट दे करके, जिसमें कि बैंक को ये दिखे कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो बैंक कहेगा कि चलो अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, और इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई तक पहुँचा देगा। और फिर कॉमर्शियल बैंक अपना काम चलाने के लिए पैसा तो चाहिए उसको, फिर वो मार्केट में जो लोग हैं जिनसे कमर्शियल बैंक डायरेक्ट जुड़ा होता है उनको ऑफर करेगा। ये ऐसा है कि अगर आप ये हमारा बॉन्ड खरीदते हैं तो हम आपको इस तरह का फायदा देंगे। जो पूंजीपति, जो कैपिटलिस्ट हैं या फिर जिनके पास मार्केट में पैसा है, वो क्या करेंगे कि इस बॉन्ड को वो लोग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि एक टाइम पीरियड के बाद हमको ये ज़्यादा मुनाफा देगा, और इस माध्यम से जो मार्केट में पैसा था कॉमर्शियल बैंक तक आ गया। तो पहला काम हुआ कि मार्केट में पैसे जाने से रोक दिया गया लोन बढ़ा करके। दूसरा कि गवर्नमेंट बॉन्ड बेच करके, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बॉन्ड हैं उनको बेच करके मार्केट का पैसा बैंक अपने पास ले लिया। इन दोनों माध्यमों से मार्केट से पैसे को हटा लिया गया, यानी मार्केट से पैसा खींच लिया गया। साथ ही साथ प्रोडक्शन क्या कर दिया गया था, हाई कर दिया गया था, यानी बढ़ा दिया गया था। तो आप एक चीज़ कंक्लूड करके देखेंगे कि खरीदने वाले की कैपेसिटी तो रही नहीं, क्योंकि उनका पैसा तो बैंक में आ गया, और वस्तु जो पहले कम था वो वस्तु ज़्यादा हो गया है। तो इस स्थिति में जब खरीदार ही कम हो जाएंगे तो वस्तु का प्राइस क्या होगा, धीरे 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 कम होना शुरू होगा, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। क्लियर है? यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लें कि मार्केट में मनी की लिक्विडिटी को कम करने के लिए बैंक अपने लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी एवं सस्ते दाम एवं आकर्षक इंटरेस्ट पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड को बेचकर मार्केट के पैसे को बैंक तक पहुंचाकर बाजार में मनी का फ्लो कम करेगी। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि मनी की लिक्विडिटी को मार्केट में कम करने के साथ साथ मार्केट में वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाकर वस्तु की अवेलेबिलिटी बढ़ा देगी, जिससे वस्तु के दाम को नियंत्रित किया जा सके। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ओपन मार्केट पॉलिसी के तहत ये तरीका होगा। अब एक क्वेश्चन यहां से और भी बन सकता है, क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा? तो आप ध्यान रखें कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो वस्तु का भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम वस्तु का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वस्तु का प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है। एक बात आप और भी ध्यान देंगे कि जो मैंने बात यहाँ पर कहा था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना बॉन्ड बेच देगी, ठीक। तो बॉन्ड जो है वो एक निश्चित समय के लिए बेचा जाएगा। जैसे मान लीजिए कमर्शियल बैंक ने आरबीआई में अपना 30 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, पब्लिक ने भी कमर्शियल बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए या 4 साल के लिए या 2 साल के लिए, ठीक। और बैंक ने कहा कि जितना आप मुझे दे रहे हैं उसका 10 गुना मैं इतने दिन में दूंगा। तो फिर 2 साल बाद तो मार्केट में पैसे का अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि जब वो बॉन्ड का टाइम पूरा होगा तो फिर आरबीआई से पैसा कमर्शियल बैंक में और कमर्शियल बैंक से पैसा मार्केट में पहुंचेगा। तो फिर क्या होगा, फिर मार्केट में मनी की लिक्विडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और फिर से इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। क्लियर है? अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो ओपन मार्केट पॉलिसी है, ये इन्फ्लेशन को एट ए टाइम कंट्रोल करने के लिए तो सही है, लेकिन
यह एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है किसका, इन्फ्लेशन को कम करने का। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ऐसा क्या होना चाहिए? तो आपने सुना होगा कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन और पैसा दोनों का बैलेंस बनाए रखें अगर हम, तो वो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो सकता है किसका, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किए रखने का। क्योंकि आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग जब आप चलते हैं तो आपका इन्फ्लेशन एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन के साथ कंट्रोल किया जा सकता है, यानी एक लंबे समय तक के लिए उसे नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे? तो आपने सुना होगा कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, अर्थात यहाँ का जो इन्फ्लेशन हो वो डिपेंड करेगा किस पे, आपके एग्रीकल्चर पे। तो अगर यहाँ के सॉइल को और या फिर यहाँ के किसानों को अगर अवेलेबल कराया जाए क्या, ढंग से पानी, ठीक, उनके खेतों तक पहुंचाया जाए, तो उनका फसल कभी खराब नहीं होगा। और जब फसल खराब नहीं होगा तो एक वर्ड मैंने आपके सामने यूज किया था, डिस्ग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी, अर्थात प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक। तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं आएगी, सबके पास उनका इनकम सही तरीके से रहेगा, ठीक। और प्रोडक्शन जब होगा ज़्यादा लेवल पे तो वस्तु का दाम भी हाइक नहीं करेगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, ठीक, एक प्रोजेक्ट लाया गया था, इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। और इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट का जो सुझाव है वो दिया था आनंद पनिस्पति ने, ठीक, जिसके तहत पहली बार, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देंगे आप, कि जिसके तहत पहली बार बेतवा और केन नदी को जोड़ा गया था। अब इसके तहत होगा क्या कि ये जो नदियां हैं, कुछ नदियां ऐसी है जो 12 मासी है और कुछ नदियां ऐसी है जो सीजनल है, ठीक। तो इस तरह के 12 मासी नदियों को सीजनल नदियों से और फिर इनको नहरों से कनेक्ट करके जब हर खेत तक पानी पहुंचेगा तो प्रोडक्शन बेहतर लेवल का होगा। उस दौरान आपका प्रोडक्शन सही रहेगा तो मार्केट में प्रोडक्शन सही होने की वजह से कभी भी इन्फ्लेशन की स्थिति आने की संभावना दूर दूर तक नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आपके पास मार्केट में सामान ज़्यादा अवेलेबल होगा तो कभी भी वस्तु का रेट हाइक नहीं करेगा, साथ ही साथ वस्तु की भी अवेलेबिलिटी मार्केट में होगी और प्रोडक्शन अधिक होने से सबके पास अपने जीवन चलाने के लिए पैसे की भी अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। तो भारत जैसे देश के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन माना जा सकता है कि किसान के खेतों तक पानी को पहुंचाना। और इसी प्रयास के तहत पहली बार बेतवा और केन नदी को जोड़ा गया, ठीक। और ये प्रक्रिया लाया गया था कि हर गांव तक नदियों को इंटरलिंक करके, ठीक, उनके पानी को कैनल के माध्यम से हर खेत तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक बेहतर राजस्व की जरूरत थी और इस प्रयास को आनंद पनिस्पति के माध्यम से लाया तो गया लेकिन एग्जीक्यूट पूरी तरीके से नहीं कर पाए हम, जिसकी वजह से भारत जैसे देश में आज भी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसका एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या है, तो सस्टेनेबल सॉल्यूशन के तौर पे आप लिख सकते हैं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के तहत पेरेनियल रिवर को और सीजनल रिवर को दोनों को आपस में जोड़ना, जिससे भारत का एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप होगा। और जब एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप होगा तो पूरे भारत की 68% जनता जो गांव में रहती है और टोटल का 60% जनता जो कृषि पर आधारित है, ये बेरोजगारी नहीं झेलेगा, ठीक, और प्रोडक्शन भी ऑलवेज मेंटेन रहेगा। तो इस स्थिति में भारत जैसे देश के लिए इन्फ्लेशन एक समस्या नहीं होगी। तो ये चर्चा था हमारा आपके साथ इन्फ्लेशन पे, ठीक है। और भी कुछ नदियां हैं जिनको मैं लिख देता हूं, ठीक, कि किनको किनको अब तक जोड़ा गया, क्योंकि वो आपके वन लाइनर का आंसर हो सकता है। तो
जो कुछ हम देख रहे थे, जैसा मैंने आपको सस्टेनेबल सॉल्यूशन समझाया, वही चीज़ मैं यहाँ लिख रखा हूँ कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का भारत के लिए। क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में आपसे कहा था कि हर देश के जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका अलग अलग इन्फ्लेशन का कारण हो सकता है। भारत के लिए इन्फ्लेशन क्या होगा कि यहाँ अच्छी फसल नहीं होगी, वो भी इन्फ्लेशन का कारण हो सकता है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी ही डिपेंडेंट है किस पे, भारत के लोग ही डिपेंडेंट हैं मैक्सिमम किस पे, यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ठीक। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ के जो रिवर है, पेरेनियल रिवर और सीजनल रिवर, यानी बारहमासी नदी और मौसमी नदी, उन दोनों को एक दूसरे से इंटरलिंक करके उनके पानी को किसान के खेतों तक पहुँचाना होगा। वही मैंने यहाँ लिखा कि इंटरलिंक, और इसके तहत कुछ काम भी हुए हैं इंडिया में, उसी चीज़ को हमें जानना है। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के तहत पेरेनियल रिवर को सीजनल रिवर से जोड़ना, जिससे कि भारत के हर क्षेत्र तक पानी उपलब्ध कराकर कृषि को बेहतर बनाना, यही एकमात्र भारत के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका होगा, ठीक। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1998 में भारत में पहली बार इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट का सुझाव, ध्यान देंगे इस लाइन को, इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट का सुझाव आनंद पनिस्पति ने दिया। इस चीज को याद रखेंगे कि आनंद पनिस्पति ने इस सुझाव को दिया, और इसके तहत सबसे पहली बार ध्यान देंगे कि बेतवा और केन नदी को जोड़ा गया। अगर यहाँ से प्रश्न बनना होगा तो ये एक बेहतर क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के तहत किस किस नदी को पहली बार जोड़ा गया, तो बेतवा और केन नदी को। इसके बाद जोड़ा गया नर्मदा और ताप्ती को, उसके बाद नर्मदा और साबरमती को, और फिर नर्मदा और सिप्रा, इन नदियों को भी इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा गया है, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तब तक के लिए इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं और इन्फ्लेशन को आगे हम करेंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को अगले क्लास में। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी वीडियो को, चूँकि इकोनॉमिक्स सबको लगभग जो शुरुआत करता है उसे उल्टा लगता है, ठीक, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, 2-3 बार देखें। इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स नहीं है, लेकिन जो टर्म्स हैं वो कंफ्यूजिंग हैं, तो उससे जब आप कंसंट्रेट करके 2-3 बार चीज़ों को देखेंगे तब जा करके पूरा समझ में आएगा। साथ ही साथ जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।